अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द टॉपिक ऑफ पॉलीमर्स। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ पॉलीमर्स। पॉली मीन्स मैनी, एंड ये जो मर्ज है ये बेसिकली मोनोमर्ज से निकला है। ठीक है, मोनोमर्स का इन्होंने मर उठाया। पॉली मीन्स मैनी, यानी मल्टीपल मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या देते हैं, एक पॉलीमर देते हैं। ठीक है, so the combination of multiple monomer units is called as a polymer। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। इट इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है मल्टीपल मोनोमर यूनिट से मिला, built by repetition of small and simple chemical units known as monomers। अब इसने मोनोमर को भी डिफाइन कर दिया साथ ही, स्मॉल एंड सिंपल केमिकल यूनिट्स दैट आर नोन एज मोनोमर्स। ठीक है, उनके कम्बिनेशन से मिलने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर। आगे चलो, इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं। एक होती है लीनियर फॉर्म, देखो ये स्ट्रेट जो लाइन में लगी होती है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है इसकी, ये फॉर्म है इसकी भाई लीनियर फॉर्म। अच्छा, अब जो लीनियर फॉर्म होती है वो कितने डायमेंशंस में होगी, वो होगी 2D फॉर्म। ठीक है, जो लीनियर फॉर्म होती है वो होगी कौन सी फॉर्म होगी, 2D फॉर्म होगी। अच्छा, अब चलते हैं जी ब्रांच फॉर्म की तरफ। अब लीनियर में ये देखो, ये लीनियर फॉर्म है, इसके अंदर अगर ब्रांचेस दिखाने लग दो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है ब्रांच्ड फॉर्म। ये कौन सी है, ब्रांच फॉर्म। और अगर ऐसा हो कि ये एक लीनियर पड़ी है, ये दूसरी है जी, ये तीसरी है जी, ठीक है, और इसमें ये एक, ये इसमें बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, एक ये इस पे बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कहलाता है क्रॉस लिंकेज, ये कहलाती है क्रॉस लिंकेज। ठीक है, ये क्या कहलाती है, क्रॉस लिंकेज। जिस तरह आपने देखा होगा सेलुलोज के स्ट्रक्चर में, हेमी सेलुलोज के स्ट्रक्चर में क्रॉस लिंकेजेस होती हैं, ठीक है, फाइबर्स की। उसी तरह ये क्या कहलाती है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड पॉलीमर। इंटरकनेक्टेड पॉलीमर, ये जो लीनियर तीन थे इनको आपस में आपने क्या किया, इंटरकनेक्ट कर दिया। इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस लिंक्ड या इंटरकनेक्टेड पॉलीमर, और ये भी 3D फॉर्म होती है। सही है, आगे चलो। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये क्या होता है, देखो सिंपल बात ये है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आप कहते हो कि वो जो पॉलीमर है उसको बनाने के लिए कितने मोनोमेरिक सब यूनिट्स ने कंबाइन किया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मोलीमर को बनाने के लिए 3 मोनोमर्स ने कंबाइन किया, तो उन 3 मोनोमर्स को क्या कहोगे, ये उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। चलो, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, और ये रिपीटिंग यूनिट्स क्या है, मोनोमर्स। द नंबर ऑफ मोनोमर्स विच स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन। जो पॉलीमर की चेन है उसकी जो लेंथ है उसको कौन स्पेसिफाई करता है, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट स्पेसिफाई करते हैं। और इस नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स को आप क्या कहते हो, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अच्छा, अब देखो मास ऑफ पॉलीमर यूनिट किसके इक्वल होता है। देखो, जो एक मोनोमर है ना, एक मोनोमर यानी एक रिपीटिंग यूनिट, उसका मोलर मास ले लो, उसका क्या ले लो, मोलर मास ले लो। अब उस एक मोनोमेरिक यूनिट का जो मोलर मास है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, नंबर ऑफ दोज मोनोमर्स। एक मोनोमर का मास, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं कितने, तो आपको साफ मिल जाएगा मास ऑफ पॉलीमर। सिंपल है ना। फॉर एग्जांपल आप देखो कि एक है जी पॉलीमर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब लेट सपोज आप कहते हो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो कितनी है, 1000। ठीक है, कितनी है जी, वो 1000 है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी है, 1000। इसका मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या चीज़ है भाई, ये सिंपली विनाइल क्लोराइड जो मोनोमर है उसके कम्बिनेशन से मिलने वाले पॉलीमर को आप कहते हो पॉलीविनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड कैसा होता है, देखो विनाइल मैंने बताया था, इथीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो विनाइल बनता है, इसके साथ आप क्लोरीन लगा दो तो विनाइल क्लोराइड बनता है। इसके जब एन यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है आपको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब वो एन अगर आप कह रहे हो कि 1000 है, तो इस एक का मैस कितना था, 63। इस एक का मैस कितना है भाई, मोलर मैस निकालो 63, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1000 से, कितने से, 1000 से, और फिर आपको मिलेगा 63,000 मैस। और ये किसका है, ऐसे पीवीसी का है
कि जिसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 1000 था। तो इसके लिए इसका मतलब आपको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का पता होना ज़रूरी है, तभी आप निकाल सकोगे मास ऑफ द होल पॉलीमर यूनिट। ठीक है, चलो, और इसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हो। किससे? एन से। जहां आपको एन नजर आए आपको समझ आ जानी चाहिए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात चल रही है। आगे चलो, हाई मास पॉलीमर्स। देखो, पॉलीमर्स की जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, एन वैल्यू है, वो जितनी ज़्यादा होगी वो पॉलीमर उतना अच्छा होगा। आप कहते हो ना इस प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, इस प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है कि जितनी वो ज़्यादा है उतनी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जितनी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ रही है उतनी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ज़्यादा आपको क्वान्टिटी भी चाहिए। यूजफुल फॉर मेकिंग प्लास्टिक, रबर, फाइबर्स एक्सेट्रा। और इसके जो मैसेज होते हैं हाई मैस पॉलीमर्स के, इसकी जो रेंज बताई जाती है वो है 10,000 से लेके 10 लाख तक, यानी 1 मिलियन तक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक ये टेबल है टाइप्स बेस्ड अपॉन ओरिजिन, और ये टेबल भला कहाँ मेंशन्ड है? ये फेडरल की टेक्स्ट बुक में जो हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है ना, ये वहाँ मेंशन्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन इसको पढ़ाया कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पर पॉलीमर्स में बेसिकली। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स, जो जिनका ओरिजिन नेचुरल होता है, नेचर में पहले के पाए जाते हैं, आप खुद नहीं बनाते हो उनको। बायो पॉलीमर्स, इनको आप क्या कहते हो? बायो पॉलीमर्स। और सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं भाई? जो मैन मेड होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होता है। अब नेचुरल में देखो, प्रोटीन्स, स्टार्च, सेलुलोज, डीएनए, ये क्या है जी? पॉलीमर्स हैं। किस मोनोमर यूनिट से प्रोटीन बना है? अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन से। स्टार्क और सेलुलोज किससे बने हैं? किसके कम्बिनेशन से? ग्लूकोज के कम्बिनेशन से। डीएनए किसके कम्बिनेशन से बना है? न्यूक्लियोटाइड से। आगे चलो, अगर आप सिंथेटिक में, तो सिंथेटिक में आप देखोगे पॉलीथीन, पॉली इथीन, इथीन के कम्बिनेशन से बना है। इथीन इसका मोनोमर होगा। पॉलीक्लोरोइथीन, पॉलीक्लोरोथीन। और इसको आप क्या कहते हो? पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो, विनाइल क्लोराइड क्या था? ये था। इसको क्या आप क्लोरो इथीन कह सकते हो? क्लोरो इथीन, बिल्कुल। क्लोरो इथीन भी कह सकते हो, विनाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये किसके कम्बिनेशन से बना था? या क्लोरो इथीन के कम्बिनेशन से बना था, या फिर विनाइल क्लोराइड के कम्बिनेशन से बना था। जो मर्जी कहना चाहो कह सकते हो। पॉलीफिनाइल इथीन, यानी फिनाइल इथीन के कम्बिनेशन से बना था। अब फिनाइल इथीन क्या है? अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा है, ऑर्गेनिक पढ़ के आ चुके हो, ये क्या चीज़ है? ये है जी फिनाइल इथीन, और इसका हम लोगों ने नेम क्या दिया था? स्टायरीन। याद करो, स्टायरीन। मैंने क्या बोला था? जब विनाइल ग्रुप बेंजीन के साथ लग जाएगा तो वो क्या बनाता है? स्टायरीन बनाता है। इसको आप क्या भी कह सकते हो? फिनाइल इथीन भी कह सकते हो। अच्छा, अब देखो, इसको आप पोलीस्टायरीन कहते हो। जो पोलीफिनाइल इथीन है ना, इसको आप पोलीस्टायरीन भी कह सकते हो, क्योंकि जो फिनाइल इथीन है वो खुद बेसिकली स्टायरीन भी कहलाया जाता है। आगे देखो, फिनाइल इथीन इसका मोनोमर यूनिट है, देख लिया हमने बना के। पोलिएस्टर, पोलिएस्टर, एस्टर लिंकेज क्या होती है? एसिड प्लस एल्कोहल। अब एल्कोहल पोलिएस्टर के लिए आपने लेना डायोल। एल्कोहल पोलिएस्टर बनाने के लिए आपको डायोल लेना पड़ेगा, और आप यहाँ पे लेते हो नॉर्मली इथेन 1,2 डायोल। और आप एसिड क्या लोगे? आप एसिड लोगे एक एरोमेटिक एसिड, जिसमें बेंजीन के साथ दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। बस इससे ये होगा कि पोलिएस्टर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा स्ट्रक्चर, अगर आप 1,4 लो। ठीक है, तो ये पोलिएस्टर आपने समझ लिया। अब पोलिएस्टर को याद कैसे रखना, मैंने आपको तरीका बता दिया। एस्टर, एस्टर लिंकेज कैसे बनती है? एसिड प्लस एल्कोहल। बस याद रखना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और डायोल भी है। तो डायोल में आपने इथेन 1,2 डायोल ले लेना है, और जो डाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ पर आपने एरोमेटिक ले लेना है, सिंपलेस्ट। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो अब कुछ बातें हैं और। सिल्क, रबर, वूल, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? नेचुरल की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, सिल्क, रबर या वूल में से कुछ भी। अब एक बात याद रखना, जब तक रबर के साथ वर्ड सिंथेटिक नहीं आया तब तक जो रबर है दैट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, दैट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। लेकिन अगर रबर के साथ लव सिंथेटिक आ गया तो फिर ये सिंथेटिक पॉलीमर या मैन मेड पॉलीमर में चला जाएगा। ठीक है, तो जो नेचुरल रबर है ना, जो सिर्फ रबर लिखा होता है, दैट इज एक्चुअली अ नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, या बायोपॉलीमर। तो ये बात याद रखना, यहाँ पर बुक में ये दोनों वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। रबर को उन्होंने नेचुरल में लिखा है और
सिंथेटिक रबर उन्होंने सिंथेटिक में लिखा भी है। तो ये ना हो कि आप रबर का लफ्ज़ सुनो और आप डायरेक्ट ही सिंथेटिक लगा दो। जब तक रबर के साथ सिंथेटिक लिखा नहीं आता तब तक वो सिंथेटिक नहीं है। जो सादी रबर है वो नेचुरल पॉलीमर की एग्जांपल है। आगे चलो। द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ मोनोमर्स। अभी हमने बेसिस ऑफ ओरिजिन पे पढ़ी थी, सिंथेटिक और नेचुरल। अब हम बेस्ड अपॉन मोनोमर्स पे पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोमर्स में सबसे पहले आ जाता है होमोपोलीमर और कोपोलीमर, ठीक है। और थर्ड वन इज द टरपोलीमर। अब देखो, सबसे पहले होमोपोलीमर। होमो मतलब दोनों चीज़ें सेम है, यानी जिन यूनिट्स ने कंबाइन करना है वो सेम यूनिट्स हैं। यानी जो मोनोमर्स जिन्होंने कंबाइन करना है वो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। पोलीमराइजेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड एज होमोपोलीमर। एक ही टाइप हो अगर यूनिट्स की, यानी ये जो मोनोमर्स की, तो उसको आप क्या कहलाओगे? होमोपोलीमर। जिस तरह पोलीविनाइल अगर आपने एसीटेट बनाना है, ठीक है, तो आप क्या ले रहे हो? ये विनाइल एसीटेट ले रहे हो, विनाइल एसीटेट, ठीक है। एसीटेट आपने OCO CH3 से दिखाया, ठीक है, और विनाइल ये आपने ले लिया। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊँ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OCH3, और ये क्या है भाई? यहाँ पर है विनाइल, ठीक है, विनाइल। तो ये क्या है जी? विनाइल एसीटेट। और आप अगर पोलीविनाइल एसीटेट बनाओ तो वो ये बनेगा। अब पोलीविनाइल एसीटेट के आप क्या ले रहे हो भाई? N यूनिट्स ले रहे हो, N। और वो मिल के काफ़ी सारे विनाइल एसीटेट्स मिल के क्या बना रही हैं? एक पोलीविनाइल एसीटेट, ठीक है, पोलीविनाइल एसीटेट। सही है। ये देखो, ये एक यूनिट था, ये दूसरा यूनिट था, ये तीसरा यूनिट था, और इस तरह यूनिट्स कंबाइन होते चले जा रहे हैं। अब इसमें जो मोनोमर है वो सेम है, सिंगल टाइप का है। आगे चलो। कोपोलीमर। क्या? कोपोलीमर। अब इसमें दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होंगे, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स। ये बात याद रखना, दो। ये जो टू वाली टर्म है इसको याद रखना है। ये ना हो कि आप सिर्फ डिफरेंट मोनोमर्स याद रखो, आप ये याद रखो टू डिफरेंट टाइप्स हों। जिस तरह विनाइल एसीटेट का आप ब्यूटाइल मेलिएट के साथ कम्बिनेशन करो। अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, विनाइल एसीटेट तो आप पढ़ के आए हो, ये विनाइल है, ये एसीटेट पार्ट है, ठीक है। ब्यूटाइल मेलिएट क्या है? ये देखो यार, ये जी हम लोगों ने क्या बनाया? पहले मैलिक एसिड बनाया, मैलिक एसिड। सिस फॉर्म थी, COOH इधर भी, COOH इधर भी, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब वो कहता है ब्यूटाइल मैलिएट, यानी जो मैलिक एसिड है, यानी जो मैलिक एसिड है उसमें ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया बाय ब्यूटाइल ग्रुप। इसका हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया बाय ब्यूटाइल ग्रुप। इसको आप क्या कहोगे? ब्यूटाइल मेलिएट, ब्यूटाइल मेलिएट। ये आप देख सकते हो, ये डबल बॉन्ड भी हैं, ठीक है। और ये COOBU ये आपको शो किया गया है, ब्यूटाइल मेलिएट, ब्यूटाइल मेलिएट। अब ये आपस में जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? एक अदद कोपोलीमर, जहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं, इसीलिए इसको हमने क्या कहा? कोपोलीमर। अब ये देखो, ये यहाँ तक जी था, ये देखें, ये जो था ना, ये, ठीक है, ये बेसिकली विनाइल एसीटेट का पार्ट है, ठीक है। और ये है जी ब्यूटाइल मेलिएट का पार्ट है, ठीक है। और ये आपस में कंबाइन किए हुए हैं, और ये इसकी N बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। सही है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ठीक है, दैट जो मोनोमर्स हैं उसके अंदर जो पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर यूज्ड अप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस विद इन द पॉलीमर, विद इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर जो आपस में लिंकेजेस फॉर्म हो रही हैं, पाए इलेक्ट्रॉन्स उस लिंकेजेस को फॉर्म करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। पाए इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं। अब एक बात ये याद रखनी है, तो जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो पॉलीमर्स में जाकर टूट जाते हैं, ठीक है, वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। आगे चलो टर पॉलीमर की तरफ। किसकी तरफ? टर पॉलीमर। देखो, टर मीन्स थ्री, याद है टर्शरी का वर्ड, 3 डिग्री, तो इस तरह याद रख लो, टर पॉलीमर। अब थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आर पॉलीमराइज्ड इन केस ऑफ अ टर पॉलीमर, एंड दिस इज अ केयरफुली कंट्रोल्ड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, टर पॉलीमर की फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि तीन तीन डिफरेंट मोनोमर्स हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि आपने इनको किस रेशो में लेना है।
क्या आपने तीनों को इक्वल रेशो में लेना है, डिफरेंट रेशो में लेना है, किस रेशो में लिया जाएगा, तो कितने हद तक प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे कितना इन्फ्लुएंस पड़ेगा, उसकी रिजिडिटी में, उसकी इलास्टिसिटी में, उसकी प्लास्टिसिटी में, ठीक है। तो ये आपने केयरफुली कंट्रोल करके सिस्टम करना होता है। इसी तरह अब यहाँ पर भी कंट्रोल था, लेकिन उतना नहीं था जितना टर पॉलीमर में चाहिए, क्योंकि इसमें अब तीन चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल है ब्यूटाइल एक्राइलेट, मेथेक्राइलेट और एक्राइलिक एसिड। ये तीन आपने नाम याद रखने हैं, और इनका जब आप टर पॉलीमर बनाते हो तो वो वेदर रेजिस्टेंट पेंट बनता है। वेदर रेजिस्टेंट पेंट बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा एड्स वगैरह में वो कहते हैं कि ये वेदर रेजिस्टेंट है। तो वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स बनाने के लिए ये तीन जो हैं बेसिकली मोनोमर्स को आप पॉलीमराइज करते हो, और केयरफुली कंट्रोल करके आगे चलते हैं। The types of polymers based upon the thermal properties. थर्मल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स को अब हम एक्सप्लेन करने लगे हैं। सबसे पहली टाइप है थर्मोप्लास्टिक, द सेकंड टाइप इज थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग, सही है। द थर्मोप्लास्टिक इज softened on heating and hardened on cooling. थर्मोप्लास्टिक जो है उसको जब आप हीट करते हो तो वो सॉफ्ट होता है, और जब आप कूल करते हो तो वो हार्ड होता है। यानी जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें वही काम हो रहा है जो हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है कि यार जब आप हीट करोगे तो चीज़ मेल्ट की तरफ जाएगी, और मेल्ट होते हुए वो बेसिकली सॉफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है। सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड फॉर्म, वो वैनिश होती चली जाएगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर डिस्प्लेस करते जाएंगे ना, हीट दे रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। अब हार्डेंड ऑन कूलिंग, कूल करने से हार्ड भी हो जाता है, सही है। अब आप जब हार्ड करोगे कूल करके तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वापस आ जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ वापस से रिटेन हो जाएंगी जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ थी। जब आपने हीट किया तो वो सॉफ्ट हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक आपको लगा कि यार लॉस्ट हुई हैं, ठीक है। लेकिन फिर से जब आप कूल करोगे वापस से उसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी हो जाएंगी। और दूसरा ये कि ये रिपीटेडली कर सकते हो, ये नहीं है कि बस आपने एक दफ़ा जो है वो हीट किया, सॉफ्ट हो गया, और फिर वो बाद में कूल करने के बाद हार्ड होगा और फिर नहीं होगा। उसको आप बार बार रिपीटेडली सॉफ्ट कर सकते हो हीट करके, और रिपीटेडली कूल भी कर सकते हो, कूल करके हार्ड भी कर सकते हो। लिटिल चेंज इन प्रॉपर्टीज़, इन प्रोसेसेस के दरमियान जो प्रॉपर्टीज़ का चेंज है वो बहुत मिनिमल्स है। पीवीसी पाइप्स हो गए, प्लास्टिक टॉयज़ हो गए, ठीक है। पीवीसी पाइप्स, प्लास्टिक टॉयज़, ठीक है, इनको अगर आप हीट करोगे तो वो सॉफ्ट होगा, और अगर आप कूल करोगे तो वो हार्ड होंगे। थर्मोसेटिंग ये बड़ा ही ख़ास है, ठीक है। थर्मोसेटिंग बड़ी ख़ास है, ये हमारे माइंड के अगेंस्ट चल रहा है। जब आप हीट करते हो ना इसे तो ये उल्टा हार्ड हो जाता है। एक बात याद रखना, जो थर्मोप्लास्टिक है वो हमारे माइंड के लिहाज से नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो कि प्लास्टिक की चीज़ों को आप आम तौर पे अपने आसपास देखते रहते हो, हर दूसरी तीसरी चीज़ प्लास्टिक की बनी होती है। तो इसमें वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, हीट होने पे सॉफ्ट और कूल होने पे हार्ड। लेकिन जो थर्मोसेटिंग है, ठीक है, थर्मोसेटिंग, उसमें डिफरेंट सिनेरियो है। उसमें हार्डनेस होती है हीट करने पर, और इतनी हार्डनेस हो जाती है कि वो इरिवर्सिबल होती है, कैंट बी सॉफ्टन्ड अगेन। एक दफ़ा आपने हीट करके उसको हार्ड कर दिया, उसके बाद बेशक आप जो मर्जी प्रोसेस कर लो उसको दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। और अगर आप मज़ीद हीट करोगे, आप ये सोचो कि मैं मज़ीद हीट करता हूँ, शायद शुरू में थोड़ा हार्ड हो और आगे जाके शायद शायद मेल्ट होने लग जाए, नहीं। अगर आप मज़ीद हीट करोगे तो वो बिल्कुल डीकम्पोज कर देगा इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि एक चीज़ का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लेकिन वो मॉलिक्यूल सेम है। फॉर एग्जांपल आइस है और वाटर है, आइस का वाटर में कन्वर्जन जो है ये मेल्ट होने का प्रोसेस है, लेकिन दोनों में H2O ही है, इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है। लेकिन डीकम्पोजिशन क्या होती है? डीकम्पोजिशन ये होती है कि इनके अंदर ये जो H2O है ये H2O ही ना रहे, ठीक है, ये फर्दर इसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स भी टूट जाएं, ठीक है, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो वो कह रहे हैं कि हीट करने पर फर्दर ये डीकम्पोज हो जाएगा, मेल्ट नहीं होगा फिर भी। सिंथेटिक वार्निशेस या इपॉक्सी रेजन्स, देखो आपने देखा होगा इपॉक्सी फ्लोर्स, इपॉक्सी वॉल्स, ये आजकल बहुत मशहूर हो रहे हैं कि भाई आप जो है वो इपॉक्सी पेंटिंग करा लें, सही है, और आपको टाइल्स की ज़रूरत नहीं वगैरह वगैरह। तो ये थर्मोसेटिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। ये इनकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशंस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं जी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, अब हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की तरफ। और ये प्रपोज किसने की थी? इन 1929 बाय डब्ल्यू एच कैरोथर्स। सबसे पहले आ जाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, सही है।
अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है दैट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म विच अकर्स इन सेम 3 स्टेप्स एज द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, जैसे आपने पढ़ा इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, catalyzed by thermal or photochemical decomposition of organic peroxides to give free radicals। देखो, ऑब्वियस बात है, जब आप थर्मल या फोटोकेमिकल एनर्जी दोगे तो जो पेरोक्साइड्स हैं वो अपने फ्री रेडिकल्स देंगे, और फ्री रेडिकल ही का तो एडिशन रिएक्शन है। तो जितना ज़्यादा थर्मल या फोटोकेमिकल एक्साइटेशन होगी उतना ज़्यादा फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा फ्री रेडिकल एडिशन होगी, उतना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एडिशन पोलीमराइजेशन होगी। तो ये बात की गई है कैटालिसिस की। आगे चलो, पोलीथीन सबसे पहले आ जाता है। पोलीथीन मतलब इथीन के मोनोमर्स कंबाइन होके पोलीथीन बना रहे हैं। पोलीथीन बैग्स आपने पढ़े होंगे। अच्छा, पोलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन क्या होती है भाई? इथीन ही को कहते हैं इथाइलिन। इथीन ही को कहते हैं इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। पर इसको इथाइलिन भी कहते हैं, इथीन भी कहते हैं, तो आप इसको पोलीथीन या पोली इथाइलिन जो भी कह लो, सेम चीज़ें। मैन्युफैक्चर ऑफ हाउसवेयर, बकेट्स, डस्टबिन, केबल इंसुलेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, वो जो केबल्स हैं, ठीक है, जो मेटल की वायर है ना, कॉपर वायर, वो इनसाइड पे है, आउटसाइड से उसको इंसुलेट किया गया ताकि हाथ लगाने पे करंट ना लगे। तो केबल इंसुलेशन के लिए पॉलीथीन यूज़ की जाती है। डस्टबिन, बकेट्स, हाउसवेयर, आपके इर्द गिर्द पॉलीथीन बहुत ज़्यादा। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मोनोमर्स आर यूज्ड टू मेक लिंकेजेस। ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है ना, या नॉर्मली जो पॉलीमराइजेशन होती है, उसमें ये होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मोनोमर्स के, वो यूज़ होते हैं टू फॉर्म लिंकेजेस बिटवीन द मोनोमर्स। ये देखो, यहाँ का लिंक जो है, यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है, यहाँ पे लिंक बना हुआ है, और ये एन टाइम्स चल रहा है। जितनी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है उतना ये लॉन्ग चेन भी है। ठीक है, और ये है बेसिकली पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन, सही है। तो ये हम लोग साथ साथ एप्लीकेशंस भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ स्ट्रक्चर्स भी देख रहे हैं, सही है, और प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ रहे हैं। आगे चलो, स्टायरीन। स्टायरीन क्या होती है भाई? स्टायरीन ये होता है दैट फिनाइल इथीन कह लो इसको आप, फिनाइल इथीन कह लो आप, या विनाइल बेंजीन कह लो। विनाइल ग्रुप लगाओ बेंजीन के साथ, ठीक है, विनाइल ग्रुप लगाओ बेंजीन के साथ। अब स्टायरीन यानी पोलीस्टायरीन की फॉर्मेशन, यहाँ पर हमने लिखा था ना, सॉरी सॉरी, ये क्यों नहीं चल रहा? हाँ, ये क्या है जी? पॉलीथीन पढ़ा आपने, ये क्या है जी? पोलीस्टायरीन। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर पोलीस्टायरीन आना चाहिए था। हम थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, पॉलीस्टायरीन। अब बुक में ना उन्होंने इसकी प्रॉपर उन्होंने 3 स्टेप्स को दिखाया है कि कैसे इसके अंदर 3 स्टेप्स में एडिशन पॉलीमराइजेशन सरंजाम हो रही है। अच्छा, आगे चलो, पॉलीस्टायरीन। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो इनिशिएशन आ जाती है। इनिशिएशन, आपने क्या कहा था? ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स को जब आप थर्मल एक्साइटेशन दोगे, ये क्या है? एक अदद ऑर्गेनिक परऑक्साइड है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। अब ऑर्गेनिक परऑक्साइड को आप थर्मल एक्साइटेशन दे रहे हो तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और आपको क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे, 2 फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे। ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा, ये कौन सी क्लीवेज हो रही है यहाँ पे? होमोलिटिक फिजन हो रही है, होमोलिटिक। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट का फ्री रेडिकल बना रहा है, राइट वाला राइट का फ्री रेडिकल बना रहा है। ठीक है, तो 2 फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। अब ये इसके ऊपर क्या है भाई? ये होमोलिटिक फिजन की एग्जाम्पल होती है जहाँ पे भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, सही है। अच्छा, अब ये होमोलिटिक फिजन हो गई। अब फर्दर क्या होगा? फर्दर ये होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा आर के पास, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की तरफ। इस ऑक्सीजन के ऊपर ये जो वैसे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था फ्री रेडिकल बनने की वजह से, वो भी यहाँ आएगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा, और ये कौन सी क्लीवेज है? यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज है। अब यहाँ पर 2 अल्काइल के फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये आपको चीज़ मैंने दिखा दी। आगे चलो प्रोपगेशन की तरफ। ठीक है, प्रोपगेशन में क्या होगा? सबसे पहले जो आपके पास अल्काइल फ्री रेडिकल बना है, अल्काइल फ्री रेडिकल बना है, वो किससे रिएक्ट करेगा? स्टायरीन से। किससे रिएक्ट करेगा? स्टायरीन। ये क्या है जी? स्टायरीन है। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो होगा बेसिकली, पता है क्या होगा? ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी शिफ्टिंग होती है।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मैंने ये शो किया ये वाला, ये आएगा इधर, ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है ये आएगा इधर, और इन दोनों के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के पास ही रह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया एक फ्री रेडिकल। लेकिन इस फ्री रेडिकल में आर ने इसके साथ सिंगल बॉन्ड कर लिया है, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन ने इस आर के साथ बॉन्ड बनाने लगा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था वो इधर आ गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल बन गया। अब ये एक फ्री रेडिकल बना। अब अगेन ये रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में ये होगा कि ये देखो ये आपने यही यहाँ पर लेकर आए हो, और इसके साथ दोबारा से आपने स्टायरीन का ही रिएक्शन कराया। ऑब्वियस बात है स्टायरीन के ही रिपीटिंग यूनिट से पॉलीस्टायरीन में, तो ये बार बार यूज़ होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आएगा इधर बॉन्ड बनाने के लिए, और ये जो डबल बॉन्ड का ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये आएगा इधर अगेन बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा, और ये बन जाएगा अगेन एक फ्री रेडिकल। लेकिन अब फ्री रेडिकल मजीद इलोंगेट होता चला जा रहा है। अब ये देखो यहाँ तक तो आपके पास पहले भी स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये वाला, और इसके साथ अगेन एक स्टायरीन आके जुड़ गया, और उसके पास अगेन एक अदद फ्री रेडिकल, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो अगेन यहाँ पर आएगा, ठीक है, अगेन स्टायरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और इस तरह चेन इलोंगेट से इलोंगेट होती चली जा रही है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ आएगा, इसका ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, और ये बार 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 होमोलिटिक फिजन हो रही है, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, ये फ्री रेडिकल है, और यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बन गया है, सही है। तो अगर आप इसको जनरल लिखना चाहो, जिस तरह बुक ने ना एक जनरल इक्वेशन लिखी है, वो ये लिखी है उसने कि ये बेसिकली एन टाइम्स आप लो, एन टाइम्स, और वो बार 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 इस अल्काइल फ्री रेडिकल के साथ ये कंबाइन कर रहा है, ठीक है, और दोनों तरफ से एक एक आर लग जाएगा, सही है, और ये क्या बन जाएगा, पॉलीस्टायरीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये स्टायरीन था ना, अब स्टायरीन में ये क्या था, विनाइल, और ये था फिनाइल ग्रुप। अब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट के, मैंने क्या बोला था, पाई इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं और लिंकेजेस बनाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के टूटने से लिंकेजेस बनते हैं इन द पॉलीमर। यहाँ से भी अल्काइल से लिंक है, यहाँ से भी अल्काइल से लिंक है, और ये क्या बन गया जी, पॉलीस्टायरीन बन गया। इसका हर हर स्टेप मैंने आपको लॉजिकली क्लियर करके दिखाया कि कैसे बना है। आगे चलो पीवीसी की तरफ। पीवीसी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीवीसी जो है वो थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ पॉलीमर है। अब बताओ थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर अगर आप देखो तो ये थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ पॉलीमर है। अगर आप पॉलीस्टायरीन को देखो तो वो कौन सा था भाई, उसकी टाइप क्या थी, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप ये देखो तो आपको ये तो पता चल रहा है कि पॉलीस्टायरीन में से स्टायरीन ही यूज़ हो रहा है, स्टायरीन ही यूज़ हो रहा है, सही है। तो आप इसको क्या कह सकते हो भाई, ये एक तरह का होमोपोलीमर है पॉलीस्टायरीन। पॉलीथीन भी एक तरह का होमोपोलीमर है, उसमें एक ही तरह का आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट्स हैं। ये तो आपने मैकेनिज्म देखा ना। वैसे तो सिर्फ यही आप दिखाओगे मेन रिएक्शन में कि स्टायरीन के एन यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो वो दोनों होमोपोलीमर्स हैं, ठीक है, अगर पॉलीमर्स की एग्जांपल देखो। और अगर आप थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर देखो तो सिर्फ पीवीसी के बारे में उन्होंने लिखा है कि थर्मोप्लास्टिक है। अब थर्मोप्लास्टिक का क्या था, प्लास्टिक हमारे माइंड में जो नॉर्मल बात है, ठीक है, हमारे सामने नॉर्मली क्या होता है, प्लास्टिक ही होती है ना। तो नॉर्मली हमारा माइंड क्या कहता है, हीट करने पे मेल्ट, यानी हीट करने पे मेल्ट हो रहा है, यानी सॉफ्ट हो रहा है, और कूल करने पे हार्ड हो रहा है, सिंपल प्रॉपर्टीज। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड और क्लोरोइथीन, ठीक है, उससे बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड, ये क्लोरोइथीन मैंने आपको बार बार ड्रॉ करके दिखाया है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड इनके मल्टीपल मोनोमर यूनिट्स के कम्बिनेशन से बनता है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रूफिंग मटेरियल्स एंड ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ठीक है, रूफिंग मटेरियल्स एंड ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। अब ये ग्रामोफोन जो है ये बेसिकली पुराने ज़माने का टेलीफोन समझ लें आप, सही है, उसमें भी ये यूज़ होता है। आगे चलो, सबसे पहले बुक में उन्होंने दिखाया है दैट आपने विनाइल क्लोराइड बनाना कैसे या क्लोरोइथीन बनाना कैसे है। तो वो ऐसे बनाना है कि एसिटाइलिन में आप क्या ऐड कराओगे, HCl, एसिटाइलिन में आप क्या ऐड कराओगे, HCl। और लॉजिकल भी है, अगर आप एसिटाइलिन जो है वो लोगे तभी तो आपको डबल बॉन्ड वाला मिलेगा, ठीक है, क्लोरोइथीन। अब देखो एक बॉन्ड जब टूटेगा तो एक कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगा दो, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे क्लोरीन, तो साफ बन गया क्लोरोइथीन, सही है। इसलिए उसने HCl से रिएक्शन कराया AgCl2 की प्रेजेंस में, सही है, AgCl2 की प्रेजेंस में, सही है जी। और KPK में इसको उन्होंने लिखा है CuCl भी, सही है, CuCl भी यूज़ कर सकते हो, AgCl2 भी यूज़ कर सकते हो, विनाइल क्लोराइड बन गया। अब विनाइल क्लोराइड के आपने N मोल्स ले लेने हैं, N, ये क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और अगर आप बेंजोइल पर ऑक्साइड यूज़ करोगे, बेंजोइल पर ऑक्साइड यूज़ करोगे, तो फिर आपकी जो कंडीशंस हैं वो ये होंगी 52 डिग्री सेल्सियस
9 एटीएम प्रेशर। ये बात याद रखना, बेंजोइल पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 52 डिग्री सेल्सियस 9 एटीएम प्रेशर। और अगर आप यहाँ पर यूज़ करोगे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर होगा इस पॉलीमराइजेशन के लिए, ठीक है। और ये आपकी क्या बन गया भाई, एक अदद पीवीसी बन गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लास्टिक आफ्टर पॉलीथीन। पॉलीथीन आपका जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, पीवीसी आता है, पीवीसी आता है, सही है। अब इसकी पीवीसी की थोड़ी एप्लीकेशंस देख लो, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। देखो, आप देखोगे हर हर चीज़ आपको लग रही है, पाइप्स, क्रेडिट कार्ड्स, सीट कवर्स, ब्लड बैग्स, वायरिंग्स, रेन कोट्स, टाइल्स, विंडो फ्रेम्स, क्या क्या नहीं है पीवीसी का बना हुआ। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एडिशन पॉलीमर इज सेम एज दैट ऑफ मोनोमर। देखो ऑब्वियस बात है, ये मोनोमर का क्या है बेसिकली, जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा इस पॉलीमर का वो यही है ना, ये बड़े ही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, इससे सिंपल नहीं हो सकती। बिल्कुल वही बेसिकली मोनोमर में भी है, सही है, CH2 CHCl CH2 CHCl, सही है। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो कहता है कि दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर नहीं कह रहा, एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ कह रहा है, सही है। स्ट्रक्चर में जो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अच्छा आगे देखो, एवरेज वेट जो पीवीसी का होता है वो 2000 से 20,000 तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरी कंडीशंस पर डिपेंड करती है, सही है। ये बात इस लाइन से हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब नॉर्मली जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है उसमें आप 1000 एटीएम प्रेशर और 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ रहा होता है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फर्नेसेस लगाकर आप ये कंडीशन अचीव कर सकते हो। लेकिन आपने तो अपनी फिजिबिलिटी बढ़ानी है ना, आपने प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आप ये करते हो कि एक कैटलिस्ट है दैट इज नेम्ड एज जीगलर कैटलिस्ट, और इसको आप ये भी कहते हो जीगलर नेटा कैटलिस्ट। और इसमें क्या होता है, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड अलॉन्ग विद एन इनर्ट सॉल्वेंट, वो इन कंडीशंस को बहुत लो कर देता है। आपको बहुत कम कंडीशंस में वो रिएक्शन कैरी आउट होते नजर आते हैं जो आप जिगलर नेटा कैटलिस्ट को यूज़ करते हो। है क्या इसकी कंपोजिशन, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड अलॉन्ग विद एन इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं जी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की तरफ। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, देखो, इट इज़ अ म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स। अब एक बात याद रखना कि जो मॉलिक्यूल, जो मोनोमर है ना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, उस मोनोमर के दोनों एंड्स, बोथ एंड्स मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप, बोथ एंड्स हैव फंक्शनल ग्रुप। और एक मोनोमर का फंक्शनल ग्रुप दूसरे मोनोमर के एक फंक्शनल ग्रुप से आपस में क्या करता है, रिएक्ट करता है, और ये होते हैं डिफरेंट। और होता क्या है, रिमूवल ऑफ H2O और मीथानोल, इनमें से किसी एक चीज़ का रिमूवल होता है, इसीलिए तो कंडेंसेशन कहते हैं। ऊपर वाली जो आप एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़े थे वहाँ कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा था, रिमूवल किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा था, सिर्फ पाई बॉन्ड टूट के लिंकेजेस बन रही थी। यहाँ पर प्रॉपर रिमूवल हो के लिंकेज बनती है, ठीक है, यहाँ पर रिमूवल होकर लिंकेज बनती है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं टूट रहे, यहाँ पे रिमूवल होकर लिंकेज बन रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें रिमूव होती हैं तो वो बॉन्ड जो खाली होता है उससे लिंकेज बनती है। टेक प्लेस एट बोथ एंड्स ऑफ ग्रोइंग चेन, जो एक चेन है उसके दोनों एंड्स पे ये चल रही होती है। आयनिक इन नेचर होती है, जनरली आयनिक इन नेचर होती है, ठीक है। और दो मेन टाइप्स हैं, पोलीएस्टर्स एंड पोलीअमाइड्स। अब अगर आपको मैं एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट दूं, एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल से बनता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर दोनों एंड से कार्बोक्सिल हो, क्योंकि इसकी कंडीशन दोनों एंड से होना चाहिए ना, तो फिर आप उसको क्या कहोगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है और अलॉन्ग विद अ डायोल, ठीक है। वैसे एस्टर, नॉर्मल एस्टर फॉर्मेशन क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। और अगर आपने पॉलीएस्टर बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद अ डायोल, सही है। इसी तरह पोलीअमाइड्स को अगर आप देखो तो अमाइड क्या होता है, अमाइड होती है कार्बोक्सिल प्लस अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल प्लस अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमाइन का आपस में रिएक्शन होगा तो पोलीअमाइड्स मिलेंगे, सही है। पोलीएस्टर से शुरू करते हैं। पोलीएस्टर में जो एग्जांपल बुक में गिवन है दैट इज बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो रिएक्शन किससे कर रहे हैं, इथेन 1,2 डायोल। देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें भी एरोमेटिक लेना है, पहली बात एरोमेटिक लेना है तो आपने बेंजीन लेनी है,
और आपने उसमें बिल्कुल सिंपल है ना, अब देखो 1,4 उसने लिया यहाँ पर, ये बात याद रखना, 1,4 लिया उसने इस पॉलीएस्टर को बनाने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1,4 या 1,2 भी हो सकता है, वो चीज़ें वेरी करती हैं, स्ट्रक्चरल फिर जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो वेरी करेगा। बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इथेन 1,2 डायोल। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना और डायोल है, अब इसके इस एंड से एक और बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ रहा होगा, इसके इस एंड से एक और इथेन 1,2 डायोल जुड़ रहा होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि बोथ एंड्स ऑफ ग्रोइंग चेन पर रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है जब पॉलीएस्टर बन रहा होता है। अब देखो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना OH लूज करेगा, और अल्कोहल अपना हाइड्रोजन लूज करेगा। ये बात भी याद रखना, ठीक है। बुक में सिर्फ ये बनाई हुई है, बच्चे ये बस देखते हैं, कहते हैं हाँ बस वाटर निकल रहा है तो ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है प्रॉपरली कि भाई वाटर तो निकल रहा ही है, आपने ये भी बताना है दैट हाइड्रोक्सिल किसका निकल रहा है, हाइड्रोजन किसका निकल रहा है, पता तो हो ना। अच्छा, अब सिंपल क्या हुआ कि यहाँ पे ये कार्बोनाइल है, सही है, और ये यहाँ पर पहले कार्बोक्सिल था, अब इससे हाइड्रोक्सिल निकल गया, और ये बेसिकली एक आपने क्या शो किया, वैलेंसी, कि यहाँ से रिएक्शन चलता जा रहा है जितना एन की वैल्यू है। और इस साइड से ये एक और बेंजीन की साइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो ये उसका सी डबल बॉन्ड हुआ है। और ये ओ किसका है भाई, बताओ किसका है, कार्बोक्सिल का तो नहीं हो सकता, ये वाला जो कार्बोक्सिल है इसका ये OH तो निकल गया था, पीछे O किसका बचा है, O इस डायोल का बचा है, तो डायोल का ये O है, साथ दो इथाइलिन के यूनिट्स है क्योंकि आपने इथेन 1,2 डायोल लिया था, इथेन 1,2 डायोल, और साथ ये क्या है बेसिकली एक अदर ऑक्सीजन है इथेन 1,2 डायोल का, क्योंकि इसका भी हाइड्रोजन आगे कहीं बॉन्ड बनाने में लगा हुआ है, हाइड्रोजन निकल रहा है, और एन बेसिकली इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये हम लोगों ने पॉलीएस्टर बनाया, ठीक है, और बड़ा ही डिटेल में उसको समझा भी कि उसके अंदर स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। आगे चलते हैं नाइलॉन की तरफ। नाइलॉन क्या है, नाइलॉन इज अ पोलीअमाइड टाइप, अब देखो, अब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, और उसमें से भी आपने कौन सा लिया, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड इसको कहते हैं। अब देखो ये एसिड भी 6 कार्बन का है। अब आप देखो यहाँ पे अमाइन, अमाइन आपने कौन से लिया, डाई अमाइन तो लेना ही था, मैंने आपको क्या बोला था, अमाइड क्या होता है, कार्बोक्सिल प्लस NH2, ठीक है, ऑब्वियस बात है। अमाइड जो होता है वो यही होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या है NH2, ये अमाइड है, ठीक है, ये क्या है, अमाइड, अमाइड्स आपने पढ़े भी थे, कार्बोक्सिल डेरिवेटिव्स। अब ये गए कार्बोक्सिल से, और ये बेसिकली एक अमोनिया किसी डेरिवेटिव से या अमोनिया से, सही है। तो या आपने जिस तरह पॉलीएस्टर में दोनों तरफ से इंश्योर करना था कि वो फंक्शनल ग्रुप दोनों एंड्स पर है, उसी तरह यहाँ पे भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करोगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और आप डाई अमाइन भी यूज़ करोगे, डाई अमाइन, दोनों तरफ NH2 भी होगा। अब देखो 6 कार्बन का क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, और 6 ही कार्बन का आपने लेना है अमाइन, तो आप बीच में ये जो मिथाइलिन यूनिट्स हैं ये 6 यहाँ यूज़ कर रहे हो, 6 मिथाइलिन यूनिट्स सिंपल ऐसे सीधे लगे हुए हैं लाइन में, और इस तरफ भी NH2 है, इस तरफ भी NH2 है, और बिल्कुल ऊपर की तरह कार्बोक्सिल का निकलेगा जी OH, और इस अमाइनो का निकलेगा H, और आपको क्या मिलेगा जी, एक बॉन्ड बन जाएगा, सही है, ये बॉन्ड बन गया। अब होगा क्या कि जो कार्बोक्सिल है उसका जो, सॉरी, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, डायोइक एसिड है, उसका जो ये वाला कार्बोक्सिल एंड है, इसका जो ये वाला सी डबल बॉन्ड O होगा, ये जाके कंबाइन करेगा किससे, अग्रे के NH से, और ये क्या बन गया, एक अमाइड लिंकेज है। ये कौन सी लिंकेज है, अमाइड लिंकेज है, इसीलिए आपने क्या बोला, पोली अमाइड, यानी बहुत सारी अमाइड लिंकेजेस आपको मिलेंगी, और पोली अमाइड इसको आप कहते हो, पोली अमाइड टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, एडिपिक एसिड, और इसको आपने क्या बोला, हेक्सा मिथाइलिन, यानी 6 मिथाइलिन यूनिट्स, और डाई अमाइन, दोनों तरफ अमाइन, सही है। अब इस एंड से भी कॉन्टिन्यूसली चेन इलोंगेट हो रही है, और इस एंड से भी इलोंगेट हो रही है। अच्छा, अब आगे देखो एक और बात है, अगर इसके आप n मोल्स लो, इसके भी आप n मोल्स लो, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यहाँ पे क्या आएगी, n आएगी, जो यहाँ पे आपने लिखी हुई है, सही है। और यहाँ पर वो बेसिकली सिंपल कहता है कि चेन ग्रोथ हो रही है, चेन की ग्रोथ हो रही है, अगर आप बहुत सारे इस तरह के रिएक्शंस कैरी आउट कराओगे तो आपको ये n मोल्स मिलेंगे। और नाइलॉन 6,6 क्यों कहा, कि देखो 6 ही कार्बन एटम्स किस में थे, कार्बोक्सिल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, और 6 ही कार्बन एटम्स किस में थे, डायमाइन में, तो यहाँ पे क्या लिखा गया भाई, नाइलॉन 6,6, डिफरेंट हो सकते हैं, 6,10 भी हो सकता है, 4,6 भी हो सकता है, ये वेरी कर सकता है, सही है, प्रॉपर्टीज़ भी उस हिसाब से वेरी करती हैं। अच्छा, ये देख लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बुक में लिखी थी, दैट वाटर के कितने मोल्स एलिमिनेट होंगे, 2n-1 मोल्स एलिमिनेट होंगे,
जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है ना, उसमें से 2n-1 आप ये फार्मूला याद रखो, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। सही है, तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आगे चलो, इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, एक एमसीक्यू है ये, ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, किस चीज़ की बात हो रही है? नाइलॉन 6,6 की बात हो रही है। इसकी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेंथ देता है, स्टिफनेस इसकी एक यूनिक स्टिफनेस है, रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर यानी 85 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप जाओ तो इतने टेम्परेचर को ये रेजिस्ट कर लेता है। अब इसका हमारे लिए फ़ायदा ये है कि हमारे जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। जब आप ज़्यादा गर्मी में ट्रैवल कर रहे होते हो वगैरह, तो फिर आपका जो क्लोथ्स हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कुछ की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होती है ज़्यादा टेम्परेचर से, लेकिन इसकी क्वालिटी तो बहुत हद तक मेंटेन रहेगी। लेकिन जब आप क्लोथ्स को या इस तरह के जितने भी आप कपड़ों को जिसमें नायलॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है, आप जब उनको फेंक देते हो बाहर, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? देखो, ये बहुत हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है, तो इन्वायरमेंट नेचुरली तो इन्वायरमेंट में 85 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं जा रहा होता, ठीक है, तो वो डिग्रेड होते ही नहीं है, इनकी डिग्रेडेशन ही नहीं हो रही होती, ठीक है। तो डिग्रेडेशन में इसका मसला आता है, तो यहाँ हमारे लिए कुछ चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है, उसी जगह पर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान भी हो सकता है। आगे चलते हैं। कारपेट्स, सॉक्स, शॉर्ट्स, इलास्टिक होजरी, रोप्स, फूड पैकिंग्स, टेंट्स, पैराशूट्स, इन सब की सब चीज़ों में क्या यूज़ हो रहा है? नायलॉन यूज़ हो रहा है। और इवन आप कॉटन के साथ नायलॉन को कंबाइन करके भी कुछ कपड़े बनाते हो, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी क्वांटिटी आपने ज़्यादा यूज़ की है उसकी प्राइसिंग भी वेरी करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइट वेट होते हैं ये, और इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ख़ास है नायलॉन की। लाइट वेट भी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी हैं, और इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। ये तीन बातें तो आपको बिल्कुल हिफ्ज़ हों, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा लेक्चर अपॉन द पॉलीमर्स, ठीक है। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।